आ चुके हैं ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट। तो वन बाय वन जो क्वेश्चंस थे, पेपर की क्यूरीज थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका वेरी कर सकते हैं, तो वो चेक कर लीजिएगा। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज। ठीक है, रिसर्च क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन थी सर्चिंग अगेन एंड अगेन, पहली ऑप्शन ये थी। सेकंड ऑप्शन आपके पास थी कि फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। ठीक है। थर्ड ऑप्शन थी कि वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। और लास्ट ऑप्शन थी नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने सर्च अगेन एंड अगेन लिखा हुआ था। तो सर्च अगेन एंड अगेन सर्च तो हो सकती है, रिसर्च नहीं हो सकती। ठीक है। इसका जो आंसर आपके पास बनता था वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये देख लें, रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है। एम्प्लॉयड टू इंक्रीज और रिवाइज करंट नॉलेज बाय डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, एंडलेस फाइंडिंग। ठीक है। तो एंडलेस फाइंडिंग में आपके पास ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन थी स्लाइड के अंदर। अगर आप सिस्टमैटिक वे में कोई काम ही नहीं करते तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जी सी आर क्लियर है? जी सी आर, बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है सर, ओके। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। जब आप एक रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें से सबसे पहला स्टेप कौन सा है? ठीक है। तो कहते हैं सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम। रिसर्च के जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करना, ये पहला स्टेप हो सकता है। पहली ऑप्शन ये थी। अच्छा, उसके बाद था कि सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सेकंड ऑप्शन ये थी। और थर्ड ऑप्शन आपके पास थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। और फोर्थ ऑप्शन थी कि सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, अब इसमें इसका करेक्ट आंसर बनता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं है तो फिर आप सोर्सेज को फाइंड आउट करना, सर्वे करना रिलेटेड लिटरेचर का, या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये मीनिंगलेस होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करने में क्या है कि प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफिकेशन उसको आइडेंटिफाई करना। जी क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन। ठीक है। तो रिलायबिलिटी के ऊपर प्रायोरिटी, यूजिबिलिटी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। तो रिसर्च के अंदर ये सारी चीजें डिमांड की जाती हैं। ठीक है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो यूजेबल हो। ठीक है। जो रिसर्च कर रहे हैं उसके कोई ऑब्जेक्टिव हो। जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिलायबल हो। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑल ऑफ दीज बनता था। जी क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में भी किसी की कोई क्यूरी? नो सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास है, आपके पास ये ऑप्शन ऊपर नीचे शफल हो सकती हैं। हो सकता है ऑल ऑफ दीज पहले नंबर पे आ रहा हो क्योंकि वो शफल हुई थी। अच्छा, जी सर। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्च आर। जब आप रिसर्च करते हैं तो उसकी एसेंशियल क्वालिटीज क्या हैं? स्पिरिट ऑफ प्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमाइजेशन और थ्योराइजिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपके पास एक रिसर्च की क्वालिटीज में आती हैं। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दीज। जी किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट?
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, A research paper is a brief report of research work based on। जब आप एक रिसर्च पेपर राइट डाउन करते हैं तो वो क्या होता है? ठीक है, कहता है प्राइमरी डाटा के ऊपर वो बेस कर रहा होता है, सेकेंडरी डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज था। तो आपका यहाँ पे जो रिसर्च पेपर राइट डाउन करते हैं उसमें प्राइमरी डाटा भी होता है और सेकेंडरी डाटा भी होता है, तो वो दोनों के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था कि एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन किस सोर्स में से, कौन सा बेस्ट सोर्स है इन फॉलोइंग में से आप सिलेक्ट करना था। तो बिब्लियोग्राफी आपके पास था, ठीक है, पहला, यानी जो रेफरेंस का सेक्शन होता है, ठीक है, आया आप उससे फाइंड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन। दूसरा आपके पास था डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स कि आप किसी फोल्डर में से फाइंड आउट करेंगे। थर्ड आपके पास इंसाइक्लोपीडिया था, इंटरनेट मीन्स के इंटरनेट। और फोर्थ आपके पास डिक्शनरी था, तो डिक्शनरी जो आपकी ट्रेडिशनल डिक्शनरी आप यूज करते हैं। तो इसमें सबसे जो बेस्ट सोर्स था रिसर्च के लिए आपका वो इंसाइक्लोपीडिया था। तो इंसाइक्लोपीडिया मीन्स कंप्लीट आपका इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर ये बनता था। एक फोल्डर नहीं हो सकता, एक डिक्शनरी नहीं हो सकती। डिक्शनरी एक वर्ड का मीनिंग तो बताती है लेकिन इसमें रिसर्च से रेलिवेंट डिटेल नहीं बताती। और बिब्लियोग्राफी रेफरेंस का एंड वाला सेक्शन है तो वो भी नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक पेपर के रेफरेंसेस को पढ़ते रहें और उधर से आप रिसर्च की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें। क्लियर है ये बात सबको? जी, आंसर करते जाएं ताकि मैं आगे मूव करता जाऊं। जी सर। अच्छा, उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है? ठीक है, कहता है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड्स। डिजिटल मेथड्स मीन ये इंटरनेट के थ्रू अपनी जो पेपर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ई जर्नल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। ठीक है, उसके बाद कहता है बी ऑप्शन थी दे आल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड। ये भी करेक्ट है कि एक जर्नल उसके एडिटर्स होते हैं या एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो जर्नल अपने पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक मेथड में इंटरनेट के थ्रू डिजिटली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये भी करेक्ट है। अच्छा, कहता है दे आर पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर। तो ये पब्लिश करते हैं सीरियल नेचर की पब्लिकेशन। ये भी करेक्ट है। तो कहता है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके पास ऑप्शन थी कि लाजमी नहीं है। कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ई जर्नल्स के बारे में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी तो हर जर्नल के अंदर ये फीचर्स होती हैं चाहे वो पेड हो या नॉन पेड हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर जर्नल फ्री ऑफ कास्ट हो। तो हमने ओपन एक्सेस जर्नल्स की बात की थी। हमने बात की थी कि कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो उनके आर्टिकल प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, वो पे करके वो आपका आर्टिकल फिर पब्लिश होता है रिव्यू के प्रोसेस के बाद। तो इसमें आपके पास ये लास्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी। उसके बाद कहता है द रिसर्च डेट इज कंडक्टेड विदाउट हैविंग अ स्पेसिफिक डिसीजन इन माइंड इज कॉल्ड। कि आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक डिसीजन है ही नहीं। ठीक है, तो आप उस इस तो जो रिसर्च आप करेंगे तो वो किस टाइप की रिसर्च में आता है? कहता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च। ठीक है, सेकंड आपके पास अप्लाइड रिसर्च था। थर्ड आपके पास बेसिक रिसर्च था। फोर्थ आपके पास वैल्यूएशन रिसर्च था। ठीक है, तो इन तीनों के केस में आपके पास रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो इसकी टाइप बनती थी वो आपके पास बेसिक रिसर्च थी कि आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर एक आइडिया आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका डिसीजन नहीं पता। तो अप्लाइड रिसर्च आपके पास क्या थी? जब आप उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है,
और थ्योरेटिकल रिसर्च आपके पास क्या होती है कि आप सर्वे वगैरह ले लें यूजर लोगों से, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो खैर इसके में इसका बेसिक रिसर्च इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा, उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन स्ट्रेटेजी इनकम्पासेस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट का गलत था। तो कहता है डाटा कलेक्शन का डिजाइन, जब आप रिसर्च को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें से डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास गिवन है। रिसर्च डिजाइन में कौन सी इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो उसका पार्ट नहीं है। तो जब रिसर्च को डिजाइन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप डाटा कलेक्शन भी उसकी करते हैं, उसका डाटा सेट्स वगैरह को भी देखते हैं, सैंपल्स भी उसके डिजाइंस के बारे में देखते हैं, वो उसके प्रोसेस होते हैं रिसर्च डिजाइन का। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट डिजाइन, तो इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए जो यूज होंगे वो भी डिजाइन का प्रोसेस होते हैं। डाटा एनालिसिस डिजाइन, ये उसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने वाली थी कि रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं, रिसर्च को आप एनालाइज नहीं कर रहे, रिसर्च का आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे ये तीनों उसका पार्ट होते हैं रिसर्च डिजाइन का। लेकिन इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था, डाटा को एनालाइज करना, ये डिजाइन का पार्ट नहीं होता। एक रिसर्च डिजाइन होता है और एक रिसर्च एनालिसिस होता है, जो कि डिजाइन करने के बाद आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी आई, उसको एनालाइज कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस दूसरे मेथड से कितनी कम आई या कितनी ज्यादा आई। क्लियर है ये बात? इस क्वेश्चन में किसी का कोई आंसर, इस क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर है सबको ये चीज? जी सर, यस क्लियर। सर। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखिए डिजाइन का पार्ट है। जब रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर डिजाइन की बात हो रही थी, ठीक है, तो उसमें ये तीनों ऑप्शंस आपकी डिजाइन का पार्ट है। लेकिन वो पूछ रहा है कि ये सारी तो इसका पार्ट है, लेकिन कौन सी इसका पार्ट नहीं है जो रिसर्च डिजाइन में नहीं आती। तो डाटा को एनालाइज करना ये उसका पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। अच्छा, उसके बाद 10th पे कहता है द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज टू, जो एजुकेशन के अंदर रिसर्च आप करते हैं, तो पहले आपके पास ऑप्शन है इंक्रीजेस सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन है, एक रिसर्चर है, उसका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो जाए। क्या ऐसा ही होता है? इस पर्पस के लिए करते हैं रिसर्च। जी, इस ऑप्शन के बारे में क्या राय है आप लोगों की? आप रिसर्च क्यों करते हैं, कि अपना सोशल स्टेटस? नो सर। नो सर। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन देखें कि इंक्रीज जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पर्सन है उसका जॉब से रेलिवेंट जो प्रायोरिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाए। थर्ड ऑप्शन है आपके पास हेल्प इन द पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पर्सन अपनी जात के लिए वो कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो कहता है हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एंड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। तो कहते हैं आप जो रिसर्च करते हैं उसका पर्पस क्या है कि आप एजुकेशन के अंदर एक एक्सपर्ट बन जाए, एक एक्सपर्ट के नाम से जाने जाए। रिसर्च का पर्पस हरगिज आपको जॉब दिलाना, आपको अच्छे पैसे दिलाना, या आपका एक मुआशरे के अंदर एक अच्छा मुकाम बनाना, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। एक अच्छा एजुकेशनिस्ट बनना ये इसका पर्पस है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये लास्ट वाला था। अच्छा, the way through which the researchers go about using knowledge and evidence to research their set conclusions about the real world is called scientific research। बिजनेस रिसर्च क्या है कि वो बिजनेस से रेलिवेंट होगी, ठीक है। नॉन बिजनेस रिसर्च क्या है, जिसका बिजनेस से कंसर्न ना हो। और साइंटिफिक क्या है, जो कि फाइंडिंग्स के ऊपर बेस कर रही हो, जो कंक्लूजन्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन्स की बात कर रहा है। तो आपका इस केस में साइंटिफिक रिसर्च इसका
करेक्ट आंसर बनता था। उसके बाद है अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास्ट रिसर्च, ठीक है, दैट गाइड रिसर्चर्स इन अ व्यू रिसर्च क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, स्टडीज टिपिकली जनरेट मोर रिसर्च क्वेश्चन देन दे आंसर। आप एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि उसमें हर दफा एक नया क्वेश्चन रेज हो रहा है, कोई आंसर नहीं जनरेट हो रहा, तो क्या आप ऐसी ये रिसर्च ये होती है इस टाइप की? अगर आपका ये वाला सिनेरियो हो कि जिसमें क्वेश्चंस ही जनरेट होते जा रहे हैं, आपको उसका सलूशन नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने अपना जो रिसर्च का क्वेश्चन है, जो रिसर्च की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर डिजाइन नहीं की। क्लियर है ये बात सबको? तो सेकंड ऑप्शन कहता है टू बिकम फेमिलियर विद प्रायर रिसर्च ऑन द फेनोमेना, और थर्ड आपके पास है कि एक्सटेंसिव रिसर्च कंक्लूसिवली एंड डेफिनेटली आंसर रिसर्च क्वेश्चन। जो आपकी रिसर्च क्वेश्चन है, जो रिसर्च की प्रॉब्लम है, अगर वो आप एक्सटेंसिव वे में करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको उसका आंसर देगी। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड वाला बन रहा था। उसके बाद कहता है अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो किस पे बेस करती है? इस कहता है इज मेड प्रायर टू द लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू करने से पहले आप वो कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिजाइन कर सकते हैं। इज मेड आफ्टर द लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद। उसके बाद है विल हेल्प टू गाइड द रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च क्वेश्चन है वो रिसर्च के प्रोसेस को गाइड करने में हेल्प आउट करता है। और फिर ऑप्शन थी ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या बनती थी? ऑल ऑफ दीज। तो रिसर्च स्टेटमेंट में ये सारी तीनों ऑप्शंस आपकी करेक्ट थी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च इज डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑफ रिसर्च। एक जो सिनॉप्सिस आप करते हैं, जो थीसिस 1 जिसको आप कहते हैं, उसमें आप अपना टॉपिक रिसर्च का प्रूव करवाते हैं। जी, मोहम्मद फयाज ने क्वेश्चन रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी ये 13 में जब वो बात कर रहा है कि फॉर्मल स्टेटमेंट, मतलब रिसर्च क्वेश्चन में जो फॉर्मल बनेगी, तो वो तो सर जी डेफिनेटली सर आफ्टर नहीं बनेगी, आफ्टर लिटरेचर रिव्यू के बाद ही बनती है ना फॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं देखें, मेरे मुताबिक। लिटरेचर रिव्यू आप कहता है कि जो रिसर्च की प्रॉब्लम है, जो रिसर्च का क्वेश्चन है, वो आप कब बनाते हैं, कब जी बना सर। सकते हैं, ठीक है। कहता है इज मेड प्रायर टू द लिटरेचर रिव्यू। जब आप अपना किसी फील्ड के ऊपर काम करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो पहला आपके पास आपके माइंड में क्या होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे। लाइक आप मशीन लर्निंग में करेंगे, आप नेटवर्किंग में करेंगे, वेब में करेंगे, किस फील्ड के अंदर रिसर्च करेंगे। फील्ड डिटरमिन करने के बाद आपके माइंड में ये होता है कि उस फील्ड में किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप काम करेंगे, और उसका रीजन भी आपके माइंड में होता है कि आप इस टॉपिक पे क्यों काम करेंगे, ठीक है। तो उसका रीजन जब आपके माइंड में है तो इट्स मीन वही आपका रिसर्च क्वेश्चन है। सर जी वो फॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, कि फॉर्मल जो बना रहे हैं बकायदा, जो मतलब एक काम होने के बाद जो है ना फॉर्मल स्टेटमेंट बनेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब सर्च यहाँ पे क्वेश्चन के देखें ना, बारे में सर जो इज फॉर्मल बनेगी मेड, वो सर पहले उससे कैसे पता चल सकता है? वो जब लिटरेचर रिव्यू को देखेगा, बनाएगा, उस पर काम करेगा, उसके बाद ही तो वो फॉर्मल की तरफ जाएगा ना। नहीं, इसमें यहाँ पे है कि आपको सुपरवाइजर नॉर्मली गाइड कर देता है। जब आप सुपरवाइजर के साथ सेशन रखते हैं ना, फर्स्ट आप रिसर्च की मीटिंग करते हैं कि आपने लेट से अपना रिसर्च का टॉपिक डिफाइन कर लिया, और पहले तो रिसर्च की फील्ड डिफाइन की, उस फील्ड के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक डिफाइन किया, सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया, तो सुपरवाइजर आपको उस एरिया में बता देता है कि ये आप इस फील्ड में ये रिसर्च आपका टॉपिक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपको वहां पे चीज गाइड कर देता है। फिर आपको कहता है कि इससे रेलिवेंट आप चीजें पढ़ कर आए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपने मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है, सुपरवाइजर आपको कहे कि चले जी मशीन लर्निंग के ऊपर आपने रिसर्च करनी है,
तो इस केस में आप मुझे बताएं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। मशीन लर्निंग के अंदर तो अनलिमिटेड आपके पास टॉपिक्स आते हैं। तो सुपरवाइजर आपको शुरू में ही बता देता है। जब आप सुपरवाइजर अपनी मर्जी का सिलेक्ट करते हैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट चॉइस देने के बाद, तो उससे रेलिवेंट सुपरवाइजर आपको एलोकेट होता है, आप उसके साथ मीटिंग करते हैं, तो वो आपको वहाँ पे बता देता है कि ये रिसर्च का टॉपिक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो आप इससे रेलिवेंट लिटरेचर रिव्यू करके आए। तो इस केस में लिटरेचर रिव्यू से पहले भी हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू के बाद भी हो सकता है। और जो रिसर्च क्वेश्चन है ये डेफिनेटली हेल्प करता है जो आपकी रिसर्च का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में। क्लियर है ये बात? जी लेकिन तो सर प्रीवियस तो हम फिर भी नहीं बना सकते ना, हमारे पास एक फॉर्मल जब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट को देने के लिए, तो वो हम एज अ गेस तो नहीं दे सकते ना, वो तो हम रिसर्च के बाद ही देंगे जब हम सारा सर्वे कर लेंगे लिटरेचर का। सर जी, देखें, प्री पहले तो हम कह ही नहीं ना सकते उसको कि ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है सर, पहले उसे कैसे या तो पता सर चलेगा? बी और सी हो सकता है। नहीं, बी और सी नहीं हो सकता। इसका मैं रीजन फिर बता रहा हूँ। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में जब आप अपना रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो आपसे सबसे पहले अभी सेकंड सेमेस्टर के एंड पे खावत साहब आपसे उसके फॉर्म मांग लेंगे कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल सुपरवाइजर्स हैं, ये उनका रिसर्च फील्ड है और ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो आप इनमें से जिस सुपरवाइजर के साथ रिसर्च करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें। तो उसमें आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उस सुपरवाइजर को सिलेक्ट करेंगे। जब सिलेक्ट कर लेंगे उससे मीटिंग करेंगे अपना, वो आपसे टॉपिक पूछेगा तो वहां पे आपको वो क्लियर कर देगा। अगर लेट से मैं आपको ये बताता हूँ, अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर लोगों की, मैंने अक्सर लेक्चर में बात की थी कि लोग एक एक साल लगा देते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, प्रॉब्लम को फाइंड करने में। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है कि उनका सुपरवाइजर उनको गाइड नहीं करता। उनका सुपरवाइजर उनको नैरो डाउन एक पार्टिकुलर एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट करके एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे नहीं ला रहा होता। तो ये आप लिटरेचर रिव्यू करने से पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और इसका पर्पस रिसर्च के प्रोसेस को में हेल्प आउट करना। तो इस केस में तीनों आपके पास ऑप्शंस बन रही है इसमें। अभी आप इसमें थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे आपको खुद ही ये चीज पता चल जाएगी। जिन सर वो स्टूडेंट्स बात का ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का सुपरवाइजर उनको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं बताएगा उस एरिया की, वो उस लिटरेचर व्यू में फंसे रहेंगे कि इस इन पेपर्स में इस फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। लेकिन सर एक्सक्यूज मी जी जी। सर, अगर हम फॉर्मल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, जब फॉर्मल स्टेटमेंट आ रही है रिसर्च के साथ, तो फॉर्मल स्टेटमेंट तो हम कहते ही उसको हैं जिसमें हम डायरेक्ट हों और हम श्योर हों। और जब हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं या हमने लिटरेचर सर्वे नहीं किया, तो उससे पहले तो हम डायरेक्ट होते ही नहीं है, हम आगे चल के भी तो अपना रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट नेम या टाइटल चेंज कर लेते हैं ना, विद कंसर्न जिस तरह हम काम कर रहे होते हैं। तो हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिटरेचर सर्वे से पहले तो दे ही नहीं सकते। नहीं, दे सकते हैं, इस पे कोई क्या ऐसा इशू नहीं है। या आप खैर जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर्मल स्टेटमेंट मींस कि रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, आपने किस रिसर्च की प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है। तो आप लिटरेचर रिव्यू से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, इस पर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले तभी देंगे जब आपको सुपरवाइजर गाइड कर रहे हैं, और लिटरेचर रिव्यू के बाद आप तब देंगे जब आप उसका लिटरेचर रिव्यू करके बता रहे हैं। उस केस में भी आपको सुपरवाइजर ही रिस्ट्रिक्ट करेगा। आपके पास लिटरेचर रिव्यू करते हुए इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि आप उसको डिफाइन कर सकें। वो सुपरवाइजर जस्ट आपको ये गाइड करने के लिए देता है कि आप उस पेपर में से एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। जी क्लियर है? जी स्टूडेंट्स यार। जी सर। सर तो ये सारी क्लास का गलत है, तो फिर आप मतलब इसको गलत ही कंसिडर करेंगे? जी ऑफ कोर्स, सारी क्लास का सर मेरा नहीं ख्याल ये गलत हो। नहीं सर, सबका ही तकरीबन रॉन्ग है।
नहीं, आप सर तकरीबन इसका सबका नंबर नहीं 2 है। कर लें। जी कल ग्रुप में सारे ही कह रहे थे कि इशू है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मेजोरिटी तो सिनॉप्स। सारी इसी तरफ जा रही है। नहीं, मैं इस पे जो चीज़ है उसका करेक्ट आंसर बनता है वही कंसीडर करूंगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले पार्ट में ऑलरेडी कंपनसेट कर दिया है, अगर आप लोगों ने मार्क्स देखे हैं तो। थ्योरी वाले सर लग गए मार्क्स? जी, सारे अपलोडेड हैं आपके सिस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद कहता है कि सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्चेस। रिसर्च का अंदर जो सिनॉप्सिस करते हैं वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑफ द रिसर्च, ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नन ऑफ दीज। स्पाइरल बाइंडिंग भी नहीं होती और नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी वो नहीं होती सिनॉप्सिस। तो वो आपका रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। क्लियर है ये बात? जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ये कुछ लोगों का गलत था ये क्वेश्चन भी। और लास्ट आपके पास है द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। जो रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट जो पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? एक्नॉलेजमेंट पेज? नहीं, एक्नॉलेजमेंट सबसे लास्ट में ही होती है, कंक्लूजन के बाद। जो मैंने गाइडलाइंस बताई थी एथिकल अप्रूवल की, एथिक्स इन रिसर्च की गाइडलाइन बताई थी, एक्नॉलेजमेंट उस सेक्शन में होती है, कंक्लूजन के बाद लास्ट में। इंडेक्स पेज भी नहीं होता, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज भी नहीं होता, टाइटल पेज होता है और एफिलिएशन पेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास टाइटल पेज था कि जो आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट होती है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर रिसर्च का टाइटल होता है और उसका सुपरवाइजर और स्टूडेंट की डिटेल होती है और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी की डिटेल डिपार्टमेंट के साथ, तो उस पेज को आप टाइटल पेज कहते हैं। जी, किसी का इस रेलिवेंट, इन क्वेश्चन से रेलिवेंट कोई क्यूरी? इसके बाद हम सर सब्जेक्टिव एक पार्ट पे मूव एमसीक्यूज था, करते हैं। जी रिसर्च इज, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद वो पहले गुजर जी गया। जी, रिसर्च इज वो शुरू में गुजर गया। वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। सर ये हमारे पास स्लाइड में इस तरह डेफिनेशन नहीं थी। ये देख लें, मैंने शुरू में डिस्कस भी किया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जी सर। ठीक है। सिस्टमैटिक का क्या मीनिंग है? जिसमें सीक्वेंस इन्वॉल्व हो, जिसमें एक स्टेज की आउटपुट नेक्स्ट स्टेज की इनपुट पे काम कर रही हो, जी सर। ये आपका साइंटिफिक वे कहलाता है। और दूसरा आपके पास ये था कि रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन विद एंडलेस फाइंडिंग, ठीक है। कहता है सर्च इज ओनली वन टाइम सर्चिंग, जी सर। ठीक है। सिंपल जो सर्च थी वो वन टाइम सर्चिंग थी, लेकिन जी सर। रिसर्च आपके पास क्या है? अब आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले किसी ने उस पर काम नहीं किया? या उस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं तो इससे पहले किसी ने उस पे प्रॉब्लम पे काम नहीं किया? तो इसमें आपके पास साइंटिफिक बनता था आपके पास, ये यहाँ पे मेंशन है। लेकिन सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन तो वो सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है ना हमारे पास। साइंटिफिक वे तो जिसमें हम लोग प्रॉपर एल्गोरिदम या वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कोडिंग की, वो साइंटिफिक होती है ना रिसर्च हमारे पास। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े? सिस्टम और मेथड यूज साइंटिफिकली फॉर सॉल्विंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ऐसे ही है, जी सर। तो ये यहाँ पे मेंशन है, यहाँ लेकिन पे सर भी ये है, रिसर्च यहाँ पे भी है। जी, सर रिसर्च और रिसर्च मेथडोलॉजी तो हमारे पास टूल होता है ना सॉल्व करने का। रिसर्च की बात कर रहे हैं, जब रिसर्च है तो डेफिनेटली उसकी मेथोडोलॉजी की बात करेगा, जी सर। ठीक है। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो कोई मेथोडोलॉजी ही है ना, तो वो साइंटिफिक वे में आपके पास सर्चिंग अगेन सर एंड वो तो अगेन आता रिसर्च है। के बाद हमारे पास मेथडोलॉजी आएगी ना, जब हम रिसर्च कर लेंगे किसी चीज के रिलेटेड तो उसको सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स होंगे। वो वहां पे पूछ रहा है कि रिसर्च है क्या? जी सर। सर्चिंग अगेन एंड अगेन है, ठीक है, या सर्चिंग अगेन एंड अगेन इन अ साइंटिफिक वे है।
आप सर्च बार बार करते रहे तो क्या उसको आप रिसर्च कहेंगे? जब सर आपको उसका पर्पस ही नहीं पता कि आप ये सर्च बार बार क्यों कर रहे हैं, तो क्या वो रिसर्च कहलाई जा सकती है? वो सर्च तो हो सकती है, रिसर्च नहीं हो सकती। जब री का वर्ड आ रहा है ना सर्च के साथ, जी सर। री का मीनिंग है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सर री वैसे तो आपने कहा था जो अगेन एंड अगेन हम काम करते हैं, जब हमारी फिजिकल क्लास थी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें एक चीज क्योंकि सर्च तो वन टाइम हो साइंटिफिक जाती है ना हम। जी खास सर, तौर पे ये फौरन ही लड़कियों ने प्रॉब्लम अपने सॉल्व। पास रजिस्टर में लिखा होगा, वहां पे मैंने ये चीज बिल्कुल एंड पे क्लियर करवाई थी कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो कि आपकी स्लाइड में भी मेंशन है। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस आपके पास क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन, तभी आप उस सिस्टमैटिक प्रोसेस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फॉलो सर कर रहे ये होते हैं। अगर ऑप्शन होता ना वर्किंग इन सिस्टमैटिक वे, वो तो सर समझ में आता है, लेकिन साइंटिफिक वे तो सर सिस्टमैटिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। नहीं, साइंटिफिक वे भी तो आपका सिस्टमैटिक ही होता है, कौन कहता है कि नहीं होता? सर बाज़ औक़ात रिसर्च साइंटिस्ट किस हमारी चीज को कहा साइंटिफिक नहीं जाता है, भी आप मुझे होती। बताएं। साइंटिस्ट सर आप ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि बाज़ दफा रिसर्च आपकी वो अ, उसका आंसर नहीं करती, वो भी एक रिसर्च है। मैंने लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि लेट से अगर आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक मेथोडोलॉजी बनाई, और वो मेथोडोलॉजी आपको एग्जिस्टिंग टेक्निक से ज्यादा परफॉर्मेंस देने के बजाय कम परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, वो ज्यादा के जी बजाय सर। कम परफॉर्मेंस आ रही है, तो वो कम किस वजह से आ रही है उसका रीजन बता दे, तो वो भी आपकी रिसर्च ही कहलाती है। लाजमी तो नहीं है, मैंने ये चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर की थी कि लाजमी नहीं है कि आप जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें वो आपको एग्जिस्टिंग मेथड से इंक्रीज परफॉर्मेंस दे, ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर दफा उस परफॉर्मेंस कम होने का रीजन भी बताते हैं। मैंने इसमें कंपैरिजन में भी पेपर के बात की थी, जो पेपर का कंपैरिजन का सेक्शन होता है, जहाँ पे आप अपनी मेथड की परफॉर्मेंस को दूसरे एग्जिस्टिंग लोगों के मेथड की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो वहां पे अगर आप ये चीज बता दें कि आपके मेथड की परफॉर्मेंस जिनसे ज्यादा आ रही, वो रीजन तो आप बताएंगे कि मेरा मेथड इन एग्जिस्टिंग लोगों के मेथड से आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिनसे कम आ रही है आपके मेथड, हो सकता है आपकी जो परफॉर्मेंस आई है वो किसी ऐसे पेपर के साथ कंपेयर करें जिसकी ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा आने का रीजन और आपकी परफॉर्मेंस कम आने का रीजन, ये भी आपकी रिसर्च कहलाती है। लाजमी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े तो रिसर्च है। क्लियर है ये बात? साइंटिस्ट का क्या मीनिंग है? जो भी लोग रिसर्च करते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। और साइंटिस्ट किस वजह से कहलाते हैं? कि वो अपने एक्सपर्टीज को यूज करते हुए किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे होते हैं। एटम बम के ऊपर लेकिन सर रिसर्च ही ना होती तो साइंटिस्ट तो बन सकता था। नोवेल्टी ऑफ वर्क को भी कहते हैं ना हम लोग के, जो नोवेल्टी ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं वो भी साइंटिस्ट हैं। अब तो जरूरी तो नहीं है कि वो चीज ही यूज कर रहे हो अंदर या कोई। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं ना। नोवेल्टी क्या है? किसी प्रॉब्लम का सलूशन। तो जो आप रिसर्च कर रहे हैं, अब उसमें परफॉर्मेंस या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। बढ़ सकती है तो उसका रीजन, ठीक है, वो नॉवल होगी, और अगर कम हो रही है तो उसका रीजन, ये भी तो नॉवल कहलाता है। आप किसी चीज को, वो न्यूटन का जो लॉ था कि आप किसी चीज को ऊपर से फेंके तो वो जमीन की तरफ ही आती है, वो किस वजह से था? ग्रेविटी की वजह से था ना। उसके साथ सेकंड पार्ट ये भी था कि अगर आप ग्रेविटी को, स्पेस की बात की जाए तो स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आता फिर। क्लियर है ये बात? ठीक हो गया सर। वो उस कोई पॉइंट मसला पॉइंट से भी वो देखे ना। जी, इसके अलावा किसी ठीक का है। एमसीक्यू से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन?
अच्छा, सेकंड जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट था, सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चंस थे, सर ऑब्जेक्टिव में हाईएस्ट 15 ही थे मतलब फिर क्लास में। हाईएस्ट मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक 14 थे हाईएस्ट। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट था। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स ईच था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड नोट, मेंडले एंड बिबटेक्स इन लेटेक्स? ठीक है। हाउ टू इंसर्ट साइटेशन यूजिंग एंड नोट फ्रॉम गूगल स्कॉलर। सेकंड पार्ट तो इसका बिल्कुल क्लियर है कि आपने उसका मेथड बताना था कि आप गूगल स्कॉलर से जब गूगल स्कॉलर से साइटेशन किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। पहला स्टेप था कि scholar.google.com पे जाएं। दूसरा स्टेप था कि वहां पे जिस आर्टिकल को आप साइट करना चाह रहे हैं उसको सर्च करें। थर्ड स्टेप था कि उसकी साइट वाली जो टैब है, बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें, ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अगर आप एंड नोट के थ्रू कर रहे हैं तो एंड नोट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप लेटेक्स में कर रहे हैं तो बिबटेक्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है। और उसके बाद आपके पास वो एंड नोट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो एंड नोट में आप उसको ओपन विद एंड नोट करेंगे तो एंड नोट की डेटाबेस में आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करें और एमएस वर्ड में अपने पेपर में जिस जगह पे आपने उसको इंसर्ट करना है उस जगह पे क्लिक करें और एंड नोट पे जो इंसर्ट साइटेशन वाली ऑप्शन है उस पर टिक कर दें। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था कि एंड नोट, मेंडले और बिबटेक्स का क्या पर्पस है। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर आपके पास ये बनता था कि जो रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस सेक्शन वाला पार्ट है, जो उसका बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट है, ये टूल्स उसको मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। और सेकंड आपके पास रिसर्च का पार्ट था कि डिस्क्राइब। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी सर। इसमें रेफरेंस मैन स्टैंड फॉर रेफरेंस मैनेजर, तो वो भी इस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। आपने जब scholar.google.com पे गए थे कोई आर्टिकल सर्च करते हैं तो वहां पे ये टूल आपके पास आता है। एंड नोट इसलिए यूज किया था कि वो मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका रेफरेंस सेक्शन या बिब्लियोग्राफी जो होती है पेपर की, उसको मैनेज करने का टूल है। और लेटेक्स भी आपका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पेपर राइट डाउन करते हैं।